हर इंसान का कोई न कोई सपना होता है। कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनकर लोगों के दिलों पर राज करना चाहता है, कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, तो कोई देश की सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करना चाहता है। लेकिन लाडवा गांव में जन्मे नवीन पूनिया ने अकेले ही इन सब सपनों को साकार कर दिखाया है। वो जितने बेहतरीन सिंगर हैं, उतने ही अच्छे एक्टर हैं। भारत देश की सीमा पर उन्होंने अपने जौहर दिखाए हैं, तो खेल के मैदान में भी उन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं। बातों बातों में हमारे आज के मेहमान भारत के वीर सपूत नवीन पूनिया। आज हम उनसे मिलने पहुंचे हैं उन्हीं के गांव लाडवा में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर चौधरी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेक्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बातों बातों में हम आपको लेकर आते हैं किसी ऐसी पर्सनालिटी के पास जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ करके दिखाया हो। चाहे वो बॉलीवुड एक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे माउंटेनियर हो, या मिसेस इंडिया मॉडल हो, या फिर हो कोई स्पोर्ट्समैन। लेकिन आज मैं जिस पर्सनैलिटी से आपको रूबरू करवाने वाला हूँ वो मल्टी टैलेंटेड है। वो स्पोर्ट्समैन भी है, वो सिंगर भी हैं, वो फौजी भी हैं, यानी कि देश के जवान हैं, यानी कि देश की सेवा भी करते हैं। ऐसे ही एक होनहार युवा नवीन पूनिया आज हमारे साथ है इस शो में। नवीन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप सभी को राम राम, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं? बस सर, बहुत अच्छा हूँ। तो अभी जो टाइम चल रहा है थोड़ा सा लॉकडाउन का, कैसा रहा है, कैसे बीते ये दिन? सच बताऊं तो ना, जिंदगी जीने का मजा इन दिनों में है। ये मानता हूँ कि हमारा देश कठिनाई में है, परंतु कोरोना कुछ अच्छी बात भी लेके आया अपने लिए। जैसे कि घर पे पहले ना हम किसी को फोन करे से बोल रहे हैं यार बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं है, मेरे को भी टाइम नहीं है, घर वालों को टाइम देने का, किसी के पास जाने का, किसी से बात करने का। अभी अच्छा टाइम दे रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, घर वालों को टाइम दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। घर का खाना पीना खा रहे हैं, ये पिज्जा बर्गर, ये वो देसी अच्छा, मतलब अच्छा फील हो रहा है। घर वालों को टाइम बात कर रहे हैं, घर वालों के साथ, सही है, अच्छा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो बचपन से शुरुआत करते हैं, मतलब इसी गांव में आप जन्म लिया, पढ़े लिखे बड़े हुए? हाँ, मैंने जन्म इसी गांव में लिया, लाडवा में। उसके बाद जो मेरा स्टार्टिंग की पढ़ाई, मेरे फादर डेयरी करते थे, तो मेरी बेसिक थी वो हिसार से स्टार्ट हुई मेरी पढ़ाई। हिसार से? हाँ। कौन सा स्कूल? ओली चाइल्ड स्कूल से मैंने स्टार्टिंग में LKG ये वो पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद शारदा पब्लिक स्कूल है जो डाबड़ा चौक पे है, उसमें मेरी फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया। उसमें कुछ क्या था, डेयरी में कुछ घाटे वगैरह आने के कारण फादर को इतना समझ नहीं पाए, हम भी थोड़े से मतलब बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था। फिर मैं अपने मामा के उधर चला गया, वहाँ पे पढ़ाई की। वहाँ पे भी मतलब मेरे मामा है फतेहबाद के पास, वहाँ भी बड़ा स्ट्रगल हुआ क्योंकि मैं ही अकेला था वहाँ पे। फिर वहाँ पे इतना अच्छा एरिया नहीं है सब, मतलब एजुकेशनल भी इतना अच्छा नहीं है, हाँ, स्पोर्ट्स भी इतना नहीं है। बस फिर मतलब स्पोर्ट्स की मन में थी नहीं कि इतना हम स्पोर्ट्स खेलेंगे या गाएंगे या कुछ करेंगे, मतलब वहाँ पे जैसे आप जिस माहौल में रहोगे उसी माहौल में। बिल्कुल ठीक बात है। तो मतलब कैसे थे बचपन में? नोटी थे, शर्मीले थे? नहीं, नोटी भी नहीं था, शर्मिला भी नहीं था। मतलब ये था कि जैसे कि एक वो था अपना जो क्या नाम है, धन सदगुरु जो राम रहीम, वो उनके गुफा वाले बाबा
उनके मेरे मामा वगैरह थे, वो उनके अनुयायी थे, बहुत अच्छे अंधभक्त थे। अंधभक्त थे। तो मेरे को जब वहाँ पे वो एक सत्संग होता था, मतलब उसमें क्या करते थे कि जैसे जब जाते हैं तो 1 घंटा अगर आप उनके सत्संग में बैठोगे, गांव में होते हैं, तो उनको बाद में प्रसाद मिलता है। बचपन में था नहीं, हम सत्संग में जाना है, वहाँ पे जाना है, तो वहाँ पे जाके फिर धीरे धीरे बोलते हैं कि एक उनके भजन होते थे, वो गाते हैं। अच्छा, हाँ। मिलता है सच्चा सुख केवल राम रहीम तुम्हारे चरणों में, मतलब मतलब वो गाना गा रहे हैं, फिर कोई लास्ट में प्रसाद दे रहा है। वहाँ से फिर ये गाने की ललक स्टार्ट हुई थी। ओके। तो बचपन में जब हम सुनते हैं तो ना बहुत सारे सपने होते हैं कि एक्टर बनना है या कोई क्रिकेटर बनना है, या तो आपने क्या सोचा था कि क्या बनना है? नहीं आया था माइंड में? नहीं, माइंड में ऐसा कुछ नहीं आया। पर हाँ, बचपन में एक बात थी कि जैसे ना मैं जब छोटा था, शायद 4th क्लास में था, उस टाइम कारगिल का युद्ध चला हुआ था। आसमान से जा रहे थे हम, जैसे बैठे हुए हैं बचपन में से, कुछ भी खेल रहे हैं, बैट बॉल खेलते हैं, वही था नेचुरल जो गली मोहल्ले में था, वही होता है। बैट बॉल खेल रहे हैं, देख रहे हैं जहाज जा रही है, कोई रेडियो में सुनते थे, कभी अखबार भी सिस्टम नहीं है इतना चैनल भी। आजकल तो 1 मिनट पता लग जाता है पाकिस्तान ने क्या कर दिया, इंडिया ने क्या कर दिया, कितने मर गए, कौन सी गोली कहाँ पे लगी, सब पहले इतना सिस्टम नहीं था। तो वो पता चला, देख रहे थे, कोई न्यूज़ चैनल में सुन रहे। फिर एक शहीद हुआ था, शहीद महावीर हुए थे, लैंस नायक। जब वो शहीद होके आए, जब उनकी शव यात्रा निकल रही थी, तो वो भारत माता की जय क्या क्या नारे लगा रहे हैं, मतलब अपने आप ही आंसू आ रहे आंखों से। मैं छोटा सा था, मैं अपने मामा जी के साथ गया वहाँ पे, उसकी शव यात्रा देखी। रानी डोल्ट के थे वो शायद, फतेहाबाद में। देखा तो बहुत अच्छा जुनून हुआ अभी तुम्हें कि यार मेरे को फौजी बनना है, तो फौजी अभी हूँ, फौजी बन कर ही सकता हूँ। तो मैं जैसे कि ऐसे ही कर रहा हूँ, खाली बैठा हूँ तो खाली बैठा ऐसे ही खेल रहा हूँ कि हाँ मैं पाकिस्तान को गोली मार दी, मतलब खेल भी ऐसे खेलने लगे थे। मामा को बोलता था मैं, जैसे मामा मेरे को भी लड़ाई में जाना है, मतलब ये था फौजी बनने का, मतलब था बचपन से कहीं ना कहीं से था, फौजी का था। तो स्पोर्ट्स में पहले आए या फिर पहले फौज में आए, क्या इसका कहाँ से शुरुआत हुई? नहीं, स्पोर्ट्स की शुरुआत कैसी हुई, मैं मामा के उधर पढ़ा 5वीं क्लास तक। उसके बाद मैं मेरे गांव में आया, लाडवा में। यहाँ पे आके मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया। यहाँ पे आके देखा, यहाँ पे भी वही आते थे, सुबह घर से आया, स्कूल में पढ़े, घर पे आए, घर का काम किया, स्कूल का काम किया, घर का काम किया, बाद में फिर वही बैट बॉल गली मोहल्ले वाला, वो खेलते रहो। 10 रुपए का शर्त का मैच लग गया, वो हो गया, उसमें सारा दिन भागते रहो इधर उधर, वही चलता था। फिर जैसे स्टार्ट किया, फिर क्या, जैसे खो खो गेम स्टार्ट हो गया था। पहले खो खो बहुत क्रेज था, एक शिशपाल पीटीआई थे, उन्होंने स्टार्ट किया खो खो। जब आगे देखा खो खो में इतना क्रेज नहीं है, गांव में लास्ट खेल होते थे पहले। उसमें क्या मिलता था, गांव में जैसे खेलने जाते हैं, किसी भी स्कूल में जाते खेलने के लिए, वहाँ पे 1 प्लेट, 1 चम्मच, 1 कटोरी, 1 गिलास वो होता था। बिल्कुल, हाँ। और क्या करते थे, सुबह प्रेयर में बुला के तालियां बजाते थे, वही हमारे गाँव की टीम फर्स्ट आई है, वह तालियां बजाओ, या उनको 1 दिन की छुट्टी देते लड़कों को। इस जुनून में क्या है, स्पोर्ट्स में घुस गए। फिर 2004 की बात है, हमारे एक डीपी थे जय भगवान पानू जी। जब स्टार्टिंग में स्कूल में आते थे, देखते थे कि कई लड़के हमारे साथ थे, हमारे सीनियर थे जो कई अनिल, लीला भाई वगैरह। उन्होंने क्या गेम खेलना स्टार्ट किया स्टार्टिंग में। और क्या था, जो गेम लड़के खेलते थे उनको क्या थे, जो टीचर थे, डीपी सर थे, और रियायत देते स्टार्टिंग में। आप उसने ड्रेस नहीं पहन रखी, वो स्कूल में ड्रेस नहीं पहन रखी, प्रार्थना में खड़े करते, थप्पड़ मारते, ड्रेस क्यों नहीं पहन के आया? तो बोलते अरे गेम वाला, बैठ जा तो भाई मचा दिया, काम नहीं कर रखा, बोलेंगे अरे खेलने वाला, इसको बैठा दो, स्पोर्ट्स वाला। मतलब एक अलग रिस्पेक्ट थी। मतलब वो सिस्टम क्या होता है, जब गेम वाले के नाम से एक ओसे हो गया, और स्कूल में लेट आ रहे हैं, उसको तो भाग्य से भेज दिया मेरे आगे से, मेरे को डंडे मारे। यार ये तो ठीक है स्पोर्ट्स वाला काम। तो वो फिर एक दिन स्कूल में आए पूछने के लिए कि यार किस को खेलना है हैंडबॉल। मैंने भी हाथ उठा दिया, भाई खेलना है यार, बच जाएंगे, काम स्कूल का काम नहीं करना पड़ेगा, इतनी सारी टेंशन में सुविधाएं मिल रही है फ्री की। मैंने उनको बोला कि सर खेलने का मन तो मेरा भी, मेरे को आता नहीं है। वो बोले किस को आता है? वहाँ आता नहीं है, पर खेलने का मन है, इच्छा तो है। वो बोले भाई ठीक है, आप शाम से इधर पहुँच जाना स्कूल में। 4 बजे का टाइम दिया। मेरे को अब आज भी याद है, मैं, अशोक पुनिया, संदीप पुनिया, हम जब गए, सर बैठे हुए थे, उनके पास 2 बॉल रखी हुई थी, एक डंडा रखा हुआ था, बैठे हुए हैं। यार ये तो डंडे वाला काम तो समझ नहीं आया, इससे बचने के लिए ये क्यों रखा हुआ? बोला इससे बचने के लिए तो यहाँ पे आए थे, इससे बचने के लिए गेम में आए थे। फिर ये काम हो गया, देखा आप। उसके बाद स्टार्टिंग में गेम का माहौल सा बनता गया, लग गया भाई वो एक बता रहे हैं हैंडबॉल को नया, कुछ डिफरेंट, कुछ हैंडबॉल को जानते नहीं थे कोई भी।
कुछ नया गेम आया था, बताया बॉल ऐसे पकड़नी है, ऐसे खेलना है। ग्राउंड की सुविधा भी इतनी अच्छी नहीं थी। फिर ग्राउंड की सुविधा तो बात की बात है, पहले फिर क्या था, इतना गांव में इतना होता नहीं है घर का सिस्टम भी कि हैंडबॉल के लिए अच्छे शूज चाहिए, अच्छे पिकअप चाहिए, नी पैड वगैरह, एल्बो कैप, बहुत कुछ चाहिए। वो है नहीं, गोल पोस्ट में नेट नहीं है। अभी एक बॉल है, उस बॉल को मार रहा है कोई, तो फिर वो दूर जा रही, उसको उठा के लेके आओ, फिर कोई दूसरा मांग लेगा, वो लेके आओ। मतलब सिस्टम ऐसा है, नए नए लड़के हैं, किसी ने बॉल मार दी, कोई बोलता है मैं नहीं लेके आऊँगा, लड़ाई झगड़े, मतलब बहुत स्ट्रगल है स्टार्टिंग का। फिर शूज के बगैर हम खेल नहीं सकते, रोड़ियाँ होती है, बिल्कुल भोंकड़ी बोलते हैं उसको। वो थी, वो बीच बीच में एक जगह था, वो पाँव में चुभ रही है। फिर स्टार्टिंग में मेरे को आज भी याद है, हमारे रामफल पुनिया सरपंच हुए थे गांव के, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हैंडबॉल के लिए। एक मैं बोलूँ कि उनका अहम योगदान है। उन्होंने स्टार्टिंग में हमारे को फ्लीट के एक शूज आते थे, वाइट जो लखानी के आते थे, वो अब मेरे ख्याल से 45 रुपए के आए थे उस टाइम। वो शूज जब पहने तो बड़ी खुशी हुई भाई, ये तो एक्साइटमेंट, मतलब दुनिया जीत लेने वाली बात हाँ, कि भाई यार आप तो जंप भी कुछ अलग आ रहा है। क्योंकि एक तो ऐसे ही पहन खेलते थे, चप्पल में भी खेले, एक्साइटमेंट बढ़ जाती थी छोटी छोटी चीजों से। फिर वो लखाने वाले शूज पहने, उनसे भाई और भी क्रेज यार, तो मजा आ गया। फिर वो तो नीचे से घसने भी होते हैं भाई। ठीक बात है। वो इनका अभी तो सोल बहुत अच्छा गया, वो तो 15-20 दिन बाद घस गया नीचे से। अभी क्या इलाज है उसका। फिर उसके अंदर पतावे लेके आए, 1 रुपए का पतावा देता था वो, पतावे डालने, उसके सिलोचन लगाना, एक्सपेरिमेंट तो बहुत किए, देसी जुगाड़। हाँ, बोले कि अभी नीचे सुराख हो गया, इसको क्या करूँ, पतावा डाल के इसके नीचे टीप काट के टीप के सिलोचन लगा के लगा दो उससे काम चल जाएगा। बहुत स्ट्रगल किया, पर अच्छा हो गया। वे तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, वो खाकी पजामा, वाइट कुर्ता, वो तो ड्रेस। हाँ बिल्कुल, मैंने भी पहनी है। अब स्कूल के अंदर बीच में क्लासें लगती हैं भाई, कहाँ किट है, कहाँ निक्कर है, कहाँ ये, अभी तो बहुत सिस्टम। हम अभी स्टार्टिंग में बच्चे को स्टार्ट करा रहे ना, तो उसको सबसे पहले अच्छी जूते लेके आएंगे, अच्छी किट लेके जाएंगे, टाई है, ग्राउंड के लिए हम उसको ले रहे हैं, तो उसको पहले बॉल सारे इक्विपमेंट लाके फिर उसको ग्राउंड में लेके जाएंगे। पहले सिस्टम नहीं था ये, पहले तो ये कहते थे पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। हाँ, वो कहावत भी करते ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। वो सिस्टम था, मतलब खेल का सिस्टम था, बिगड़ जाएंगे। तो फौज में कैसे पहुंचे फिर, कैसे? फौज में ये स्ट्रगल काम आता रहा, मेहनत की ग्राउंड पे। फिर स्पोर्ट्स की वजह से ही, स्पोर्ट्स की वजह से मेरे को, मैं सबसे पहले एसएसबी में भर्ती हुआ, सीमा सशस्त्र बल गिटौर, नई दिल्ली से। वहाँ से मैंने ट्रायल दी, मैं वहाँ पे भर्ती हुआ, मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग भी कर ली थी, ज्वाइनिंग किया, ट्रेनिंग भी कर ली। उसके बाद फिर वहाँ पे एक गेम का, मेरे को पता नहीं मन में क्या है, ये गेम का माहौल सा नहीं बन पाया, पर पता नहीं आज भगवान ने जो भी किया अच्छा किया था। मैं सिपाही से भर्ती था वहाँ पे। फिर मैंने एक आर्मी की ट्रायल भी दे रखी थी, फिर आर्मी का रिजल्ट आ गया, तो मैंने फिर उसको छोड़ दिया। फिर मैंने आर्मी ज्वाइन किया। कब की बात है ये 2009 की बात है। 2009। तो उसके बाद आप स्पोर्ट्स में और आगे बढ़े, ओलंपिक खेला है आपने? नहीं, मैंने एशियन गेम खेला। एशियन गेम खेला, ओके। और साउथ एशियन गेम में मेरा सिल्वर मेडल है। तो उसमें जो लास्ट जो मैच था, मतलब जो टक्कर, हाँ, मैं समझ गया आप किस मैच की बात कर रहे हो। ये मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये मौका मेरे हाथ में आया। मतलब क्या दिन था वो, सोच के भी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये बात हो रही है इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में, जो फाइनल मैच था। नहीं, वो हमारा पुल का मैच था एक, ये मैं मान सकता हूँ कि फाइनल से ही बड़ा मैच था। फाइनल से आप भी नहीं चाहोगे कि हम पाकिस्तान से आ रहे। बिल्कुल, ये तो है कि चाहे किसी और देश से हार जाए कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारने का। देखो, आपको एक किस्सा बताता हूँ मैं एशियन गेम का। मेरे फ्रेंड थे। देखो, मैं आर्मी ज्वाइन की, आर्मी के बाद मैंने मैकेनाइज सेंटर में ज्वाइन किया 7 मैक्स से यूनिट से। मैं उसके बाद वहाँ पे पहुँचा अपने सेंटर में, वहाँ पे प्रैक्टिस की। मैं लेफ्ट हैंडर था। मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में मेरा गेम इतना इम्प्रूवमेंट नहीं था, मतलब ठीक था, लेफ्ट हैंडर हूँ, चल जा रहा है। लेफ्ट हैंडर बहुत कम मिलते हैं, चल जा रहा है, बात बन जा रही है। मैं जब सेंटर में पहुंचा तो वहाँ जाके लगा यार मैंने तो और करनी पड़ेगी। उसके बाद भर्ती होने से पहले इतना गेम इम्प्रूवमेंट नहीं था मेरा, क्योंकि मेरा ध्यान सिंगिंग में भी था, घर की टेंशन में भी था, स्पोर्ट्स में भी थोड़ा था। एक बार तो मेरे को एक बात याद है, मेरे जो साई के कोच थे रामस्वरूप चैल जी, हिसारगिरी सेंटर में मेरा सिलेक्शन हुआ था एक बार। वहाँ हॉस्टल में रहने खाने की सुविधा वहीं पे थी। तो मैं इलेक्शन के प्रोग्राम के लिए जा रखा हूँ। मैंने जैसे ही वो रागनी में स्टार्टिंग में नहीं भवानी बनाते हैं मैं स्टार्टिंग में वो गा रहा हूँ, उधर से कोच साहब का फोन आ रहा है। क्या किस्सा हुआ, मैं स्टार्टिंग में कोच साहब का फोन आ रहा है, हमारी सीनियर स्टेट उचाना में थी।
वो है ना इतना ऐसा सिचुएशन थी वो कि कोसा मेरे को फोन कर रहे हैं और मैं रागड़ी के मूड में हूँ। आपको बताता हूँ बात ये। तो क्या हुआ था उस रागनी में? मैं रागनी गा रहा हूँ, कोसा का फोन आ रहा है। मैंने सोचा यार, फिर एक बार फोन नहीं उठाया, दूसरी बार फोन नहीं उठाया, तीसरी बार फिर आ रहा कंटिन्यू। नीचे मटके बज रहे हैं, सब कुछ साज बज रहा है, दुनिया सुनने के लिए रेडी है। कोसा के फोन आ रहे हैं। कोसा ने फोन उठा के फिर बोला, अरे खड़ियल कहाँ है तू? मैं तो रागनी गा रहा हूँ। बोले तेरे उस तरफ नहीं आती, इधर मैच चले हुए हैं, तू रागनी में पहुंच रखा है। वो आके बहुत पिटाई पिटाई हुई कोसा से। बड़ी यादगार बात है। ये बड़ा अच्छा बना रखा है। ये नेचुरल टी है। अभी ना चकाचौंध में मन नहीं कर रहा है। शांति। शांति। तो उस वक्त जब मतलब पाकिस्तान वाला मैच चल रहा था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती हैं, ऑडियंस होती है सामने, दर्शक होते हैं, क्या चल रहा था उस वक्त दिमाग में? एशियन गेम की आपको बात बताऊँगा। एशियन गेम में क्या हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया, हम पहुँचे इंडोनेशिया में। मैं फर्स्ट टाइम इंडिया टीम के साथ गया था। मतलब ऐसी चकाचौंध मैंने कभी देखी नहीं। मतलब वहाँ जाके प्राउड फील होता है, हाँ हम इंडियन हैं। चारों तरफ माहौल है, इंडिया के फ्लैग देख के ऐसे लगता है यार, प्राउड होता है भारत देश में। कोई वहाँ से इंडियन है जो इंडोनेशिया में रहते हैं, वो मिलने आते हैं, यार आप इंडिया से हो। वो ये नहीं पूछते कि आप लाडवा से हो, आप हिसार से हो, इंडिया से हो। मतलब वो कितना अच्छा, कोई घर पे बुला रहा है, कोई कुछ खड़ा है, कोई इंडिया फ्लैग लिए खड़ा है, बड़ा अच्छा प्राउड फील हुआ। फिर हमारे मैच स्टार्ट हुए। हमारा स्टार्टिंग मैच था चाइनीज ताइपाई से। घर वालों के भी मतलब फ़ोन आ रहे हैं, मेरे आर्मी के जो फ्रेंड हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं, भाई मैच कब आएगा, मैच कब आएगा। मैच स्टार सेट मैक्स पे आ रहे थे। उसके बाद जैसे ही हमने देखा फ़ोन आ रहे हैं, पर क्या कह रहा है, प्लेइंग में खेलने का मौका नहीं मिल रहा। प्लेइंग में तो फर्स्ट टाइम नहीं खेलने। क्या बताऊँ, अभी खेल नहीं रहा हूँ तो क्या किसको फ़ोन करके बोलूँ मेरा मैच लाइव आ रहा है। मन के अंदर बात थी, क्योंकि मैं इसमें गलती किसी की नहीं पता, क्योंकि क्या है, कोच भी कोच साथ ही प्लेयर खिलाने हैं, उनको जो चीज़ लगेगा उसको डालेंगे। पर फील तो हमारे को भी हो रहा है, हर किसी को होता है कि यार मेरे को मौका मिलना चाहिए। मेरा जो रूम पार्टनर था, मेरे रूम में आदित्य है, कर्नाटका से, बहुत अच्छा प्लेयर है, वो अच्छा खेल रहा है। वो आके फिर मैच देख रहा है लाइव, अपने स्टेटस डाल रहा है कि माई बेस्ट गोल इन मैच, ये वो, मतलब बात कर रहा है मैं कैसे कैसा खेला, घर वाले बात कर रहे हैं। मतलब खुद में जेलसी हो रही है, ये तो नेचुरल बात है जेलसी। ये नहीं कि उससे जल रहा हूँ, पर ऐसे यार मैं क्यों नहीं खेल सकता ऐसे, यार मेरा क्यों नहीं आ रहा। मैं उसको बोल रहा हूँ यार मेरा तो दिमाग है। वो बोला यार भाई मौका मिलेगा, आएगा टाइम आएगा। उसके बाद सेकंड मैच हुआ बहरीन से, उसमें ही मौका नहीं मिला। थर्ड मैच ईरान से, उसमें मौका नहीं मिला। बहुत बड़ा फील हो रहा है। फिर मैच हमारा था मलेशिया से। मलेशिया की टीम इतनी हैवी नहीं थी, हमारी लीड होगी तो कोच साहब ने हमारे को डाल दिया मैच के अंदर। ऐसे लास्ट में थे वहाँ, कोच साहब थोड़ा सा तो डाल दीजिए। हमारे कोच शिवाजी संधू जी, उनको बोला मैं सर एक मिनट तो थोड़ा सा, घर वाले दिखाने लायक तो देखो। कोच साहब ने बोले चलो खेल लो। लास्ट के 5-10 मिनट थे, उसमें डाला। मतलब अंदर बड़ा जुनून सा था। मैंने डाला तो गोल किए, प्लंटी की, एक बॉल वाली थी आउटसाइड, उस पर एफर्ट करके बॉल को पकड़ा। मतलब सभी पूरे ग्राउंड में ताड़ियां बजाई। कोच साहब कुछ लगा यार ये लड़का अच्छा कर रहा है कुछ तो। फिर पाकिस्तान से मैच आ गया। मतलब सभी कोई टेंशन ले रहा है, कोई सोच रहा है यार कल मैच से सो जाओ। मेरे को पता है मेरे को खेलना तो नहीं है, आराम से मोबाइल चलाओ, घूमो फिरो, ये करो, मतलब हो जाता है मन में। वो सिचुएशन आई भाई, मैच पाकिस्तान से मैच आ गया। 30 मिनट हो गया हाफ टाइम, मेरे को मौका नहीं। एक लड़का है वो खेल रहा है, फिर एक और भाई खेल रहा है। मैं मतलब मेरा अंदर से जुनून है कि मैं मैच खेलूँ, मैं करूँ कुछ, पर नहीं कर पा रहा। कोच साहब को मैं बोला हाफ टाइम से पहले की बात है, 1 मिनट 30 मिनट से पहले मैच ऐसे चल रहा है। एक बार पाकिस्तान ऊपर, एक बार इंडिया ऊपर, मैच बराबर, कभी वो ऊपर, कभी बहुत टफ मैच है। मैंने उससे पहले यूनिट में फ़ोन किया था। यूनिट के जो मेरे सीईओ है उनका फ़ोन आया कि भाई पूछो आप जीत के आओ नहीं जीत के आओ,
आपका एक ही फर्ज है, पाकिस्तान से अगर हार के आगे तो इधर मत घुसना। यार दोस्त बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं कि यार इनसे नहीं हारना, आप चाहे किसी से भी हार जाओ, आप मलेशिया से, आप चाहे इंडोनेशिया से हार जाओ, इनसे मत हारो। क्या कर सकते हैं भाई, सिचुएशन मिली, मौका मिला जैसे ग्राउंड में घुसने का, बहुत एफर्ट थी। कोसा मैं डाल, मेरे को डाल दो जी, मैंने कोसा को जाके बोला, कोसा बोले तू खेल लेगा, हाँ सर खेलूंगा क्यों नहीं। कोसा को जोश लगा, क्या लगा पता नहीं, मेरे को डाल दिया। जैसे ही ग्राउंड के अंदर गया, अंदर जाते ही मेरे को बॉल मिली, बॉल में ही मैंने उसको मैन को ऐसे फेंक के मारा, वो उसको 2 मिनट आउट, वो कार्ड मिल गया उसको, मेरे को 7 मीटर मिल गई, मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस हो गया अंदर जाते ही। बस फिर पूरे मैच, फिर बाहर से सभी क्राउड तालियां बजा रहा है, इंडिया भारत माता की जय, मतलब अंदर पता नहीं क्या हो गया उस टाइम। फिर वो सिचुएशन आई, लास्ट 10 सेकंड बाकी है, मैच बराबर है, मतलब पूरा फिल्मी सीन, पूरा फिल्मी सीन। हाँ, हम भी देखते थे वर्ल्ड कप के मैच क्रिकेट के, मतलब बैठ जाते सब कुछ छोड़ के, यार इंडिया जीतना चाहिए। वो सिचुएशन मेरे साथ भी आई, मतलब मन में कुछ क्या हो रहा है, मतलब जोश आ रहा है, रोने को मन कर रहा है, बस बॉल मिल जाए, कुछ ना कुछ किसी तरह हो जाए। तो क्या मेरे अच्छे कर्म लगाओ या मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ, इसके लिए मैं भगवान को बहुत बहुत शुक्रगुजार मानता हूँ कि ये मौका मेरे को मिला। वो 10 सेकंड में बॉल मेरे पास आई, मतलब आपने देखा भी वो सिचुएशन, वो बॉल घूम रही है, वो 10 सेकंड मेरे पास आई, मैंने गोल कर दिया। उसके बाद जो खुशी थी, मैच जीत रहे हैं, मैं जंप लेके नीचे गिर रहा हूँ, कोई उठा रहा है, कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, मतलब वो उसके बाद कोई न्यूज़ वाला आके इंट्रो ले रहा है, कोई फोटो सेल्फी ले रहा है, मतलब ये मेरे लाइफ का चेंजिंग वाला दिन था। यानी कि सबसे बड़ा दिन कह सकते हैं, सबसे बड़ा दिन, एक अलग ही एक्सपीरियंस सच में। तो उसके बाद एक तरफ स्पोर्ट्स है, दूसरी तरफ आर्मी है, तीसरी तरफ सिंगिंग, ये कहाँ कनेक्शन हुआ? सिंगिंग में आपको बता रहा था, सिंगिंग मेरा बचपन से शौक था सिंगिंग का। जब मैंने वो रागनी वाला सीन, तो रागनी वाला सीन था, उससे पहले जो सत्संग होते थे राम रहीम जी के। हाँ। कहीं गुफा में जाने का मौका मिला आपको, सौभाग्य प्राप्त हुआ? नहीं, मैं ऐसा सौभाग्यशाली नहीं बन पाया। नहीं, मैं मिला हूँ उनसे, राम रहीम जी से मिला हूँ। मतलब एक ये चीज़ है कि हम किसी को अगर एक बार, एक सभी कोई बोलते आपको, मैं किसी के बारे में बोलूँगा तो आपकी भी नज़रिया उसके प्रति ऐसा हो जाएगा। चलो जो भी हो। सिंगिंग वाला क्या था, सिंगिंग वाला आया जैसे, फिर मैं गाँव लाडुआ में आया तो जाके देखा, एक मैं गौशाला में हमारे फंक्शन होते थे ईयरली, उसमें रागनी गा रहे हैं, कोई सॉन्ग गा रहा है, सॉन्ग होते थे। हमारे प्रधान थे बलराज जी, स्वर्गीय जो एक्सपायर हो गए, एक फंक्शन करते थे, उसमें रागनी वाले थे, हम आगे देखते थे। फिर एक मैंने रागनी सुनी थी, मेरे गुरुजी, जिनको मैंने गुरुजी दान किया, मोहन शर्मा जी, वो रागनी गाते थे, तो बहुत अच्छा लगा सुन के। मैं भी बोला कि मैं भी गा सकता हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं आने लगा, मैंने उनके सानिध्य में रागनी सीखी। बस वहाँ से फिर जो गांव में सत्संग होते हैं उनमें जाना स्टार्ट कर दिया, कीर्तन में। उससे क्या रिस्पांस मिला कीर्तनों में जाने से, जब गांव की जो लेडीज हैं उससे भी जाने लगी। कोई किसी को भी बुढ़ी को मिल जाए रास्ते में, अरे यार ये भाई तू तो बहुत बढ़िया गाता है, ये है वो, मतलब। तो फिर कैसे गाने की शुरुआत, जब मान लो प्रोफेशनली गाने की शुरुआत कब और कैसे करी? प्रोफेशनली गाने की बात आपको मैं बताता हूँ सर। ये मतलब लाडुआ गौशाला, ये एक बार देखें क्या है, मतलब क्या बहुत अच्छा बना रखा है इसका व्यू। तो आपको अभी गौशाला दिखाता हूँ मैं। चलो बहुत अच्छा। ओके। सही है, अच्छा डेवलप तो अच्छा किया हुआ। वैसे इसको देख के लगता नहीं कि गांव में, यहाँ का माहौल देख के मैं अपने आप को बड़ा खुश समझता हूँ। लाडुआ गांव में पैदा हुआ और मेरे गांव का नाम इस लाडुआ गौशाला कांड है और एनबुल के साथ बहुत अच्छी। तो जो सिंगिंग वाला है पार्ट जो है अभी, मतलब आप सिंगर हैं, काफ़ी गाने गाए हैं आपने। एक मैंने देखा था, मतलब वो फौजियों के साथ जो हाँ, एक ड्यूटी सरकारी, उसका तो क्या बताऊँ, लाजवाब किस्से उसका। वो क्या है, हमने वो गाना मैंने बहुत दिन पहले रिकॉर्ड किया था चौपाल स्टूडियो में, प्रेमराज जी के पास। आज़ाद जी की रागनी थी, एक ड्यूटी सरकारी, वो बहुत पसंद आई मुझे, तो मैंने रागनी रिकॉर्ड की। उसके बाद उसकी वीडियो के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, राज गुज्जर जी हमारे एडिटर हैं, तो उनसे हमने उसकी ये बात की कि इसकी वीडियो बनानी। तो वीडियो के लिए टोटल फौजी चाहिए, वो कहाँ से लेके आए, जो स्क्रिप्ट है, मैं फेक तो मैं कुछ कर नहीं सकता। किसी को फौजी पैंट पहना दी, ऊपर टी शर्ट डाल दी, नीचे जूते ये कलरफुल पहनी, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए ओरिजिनल चाहिए, उसके लिए मैंने कहीं ना कहीं बात करके परमिशन की,
कि सर कैसे कैसे, उन्होंने बोला कि आपको 2 घंटे का टाइम है आपको जो शूट करना है। हमने कैसे कैसे परमिशन लेके हम सूरतगढ़ पहुँचे, वहाँ पर सॉन्ग की शूटिंग स्टार्ट की। शाम को हम पहुँचे वहाँ से, इशारे चले सूरतगढ़ के लिए। शाम को अंधेरा होने वाला था, बोले कि लाइट से पहले करना है। हम वहाँ हमारे को एक ट्रूप दे दिया कि आप इसके साथ करो। उस ट्रूप के अंदर एक भी हरियाणा का नहीं। अच्छा, अलग अलग जगह से, कोई हिमाचल से, कोई कश्मीरी है, कोई कर्नाटक से, कोई महाराष्ट्र से, जैसा फौज में होता जैसे है। फौज में वही पहुँच के हम गाना गा रहे हैं कि एक ड्यूटी सरकारी रे, एक घर में दिल की प्यारी, फर्ज तय दूर क्यों कर जा, भूलवा हूर क्यों कर जा, ये रे एक ड्यूटी सरकारी। जो ये लास्ट वाली कोरस था, ये सभी को उसके अंदर बोलना था। जो हम साथ बैठे हुए हैं, साथ कहीं जा रहे हैं, स्टोरी बनाई थी, तो वो उनको रहने आते नहीं है, उनको बोलना कैसे है, बड़ी पर बड़ी खुशी हुई, कोई उसको साथ साथ गा रहे हैं। वो बहुत हंसी आ रही थी, फनी लग रहा था, बहुत फनी लग रहा है वो गाना। उस गाना बहुत सुपर डुपर हिट गया। उसके लिए मैंने एक बार अपने सीएम साहब के पास भी उस सॉन्ग को गाया था। खट्टर साहब ने भी उस बारे में बहुत तारीफ की, हमारे जनरल डीपी बस ने बहुत तारीफ की। बहुत प्यारा सॉन्ग था। तो अभी आगे के क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं लगभग? अभी आगे क्या? अभी लॉकडाउन के टाइम से प्रैक्टिस हो नहीं पाई, तो हमने सोचा कहीं ना कहीं कुछ इस दिमाग को कहीं तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये गलत जगह पहुँच जाएगा। इधर अच्छा बना रखा है ये बहुत अच्छा है। ये क्या बनाया है इधर? ये यहाँ पे मसाज के लिए। अच्छा, कौन सी वो थाईलैंड में होती है उस टाइप की मसाज? नहीं, थाईलैंड वाली नहीं, ये नेचुरल मसाज है। अच्छा, चलो बैठिए। तो अभी आगे कोई प्रोजेक्ट्स, मतलब कोई सॉन्ग वगैरह भी कर रहे हैं? हाँ, सॉन्ग मेरे अभी 3-4 सॉन्ग आने वाले हैं। एक तो तरज रिकॉर्ड से आ रहे हैं 2 सॉन्ग, भरतार बिना गोरी, और एक साइड सॉन्ग आ रहा है भाई एरिल एक्टर ने लिखा, बहुत प्यारा सॉन्ग है। कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे आप? कोई हो जाए कुछ गुनगुनाते हुए। साइड सॉन्ग है, बाकी मेरे दिल की बात नहीं है। कोई समझ दे मेरा दिल टूट गया, पर एक कलाकार एक वैसे कभी हुआ ऐसा, कभी दिल, मतलब कभी प्यार हुआ हो किसी से बचपन में, स्कूल कॉलेज के दिनों में? नहीं, कोई याद नहीं याद। सिचुएशन क्या होगी याद, पता क्यों नहीं हो पाई? ग्राउंड एंड बॉल स्टार्ट कर दी, सीनियर हम हो गए। हम शाम को लड़कों को खड़े करके लेक्चर दे रहे हैं, भाई कभी भी नशा नहीं करना, ये नहीं करना, लड़कीबाजी नहीं करनी। मतलब हम खुद अगर कुछ कर रहे तो हम कर ही नहीं सकते। चलो इसका बहुत फ़ायदा मिला है हमारे को कि हमने गांव में लड़कियों का ग्राउंड भी स्टार्ट कर रखा है। कम से कम 200 लड़कियां हमारे भरोसे पे खेलने आती है। बहुत अच्छी बात है। आपको सॉन्ग सुनाता मैं वो। हो मेरा तोड़ के न दिल तन के मिल गया, मेरा उजड़ा चमन और तेरा खिल गया, चाल पड़ी गैर गला बन बनड़ी, मन मार के चली जा तेरे आगे अड़ गया, हो तेरे हाथा आली मेहंदी के आगे रे परी, मेरे खून आला रंग आज फीका पड़ गया, तेरे हाथा आली मेहंदी के आगे रे परी, मेरे खून आला रंग आज फीका पड़ गया। हा 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 हा। क्या बात है, क्या बात है। ये बड़ा फीलिंग से गाया सर। जिसमें ना एक जो आजकल बात होती है आशिकों के साथ, मैंने आशिकी की नहीं पर देखे मैंने एक्सपीरियंस। हाँ मैंने मतलब दूसरों को देख के एक्सपीरियंस। हाँ मतलब करीब से देखे आशिक, मतलब जो मेरे रूममेट होते थे, मतलब उनकी बात करने का तरीका ये वो, मतलब मैं समझ सकता हूँ क्या हो सकती है। वो थी एक गाने की वही है, हम पूछा करती फोन बार बार करके, खाली के रोटी तने पेट भर के, 10 दिन हो गए कुछ खाया रे नहीं, भूखे का मेरा कति जी लिकड़ गया, तेरे हाथा आली मेहंदी के आगे रे परी, मेरे खून आला रंग आज फीका पड़ गया। हा 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 हा। क्या बात है। तो नेचर होता है इंसान का, मतलब खुशी भी होती है कहीं, मतलब एक्साइटमेंट भी होती है, गुस्सा भी आता है। किस बात पे, मतलब कभी गुस्सा किस बात पे आता है? गुस्सा पता किस बात पे आता है? एक तो ना आप
मेरा संपर्क मतलब आपसे भी बना है, किसी से बना है। मेरा नेचर मतलब बिल्कुल हंसमुख है, मतलब सभी से स्पष्ट बात करना है, स्पष्ट रहना है। अगर कोई दूसरा चालाकी खेल जाता है ना, मतलब कि मैं आपसे स्पष्ट बात कर रहा हूँ, आप मेरे से चालाकी खेल रहे हो, तो मेरे को पता लग जाता है कि भाई ये तो इधर से बात कर रहा है, इधर से बात कर रहा है, इधर से नहीं कर रहा, सही बात है। फिर थोड़ा गुस्सा होता है। कभी फ्रस्ट्रेशन लाइफ में, कभी फ्रस्ट्रेशन भी आई, बहुत बार आई। कब मोमेंट क्या था? मोमेंट क्या था कि जैसे हैदराबाद आर्मी रेड ग्रीन टीम होती है, आर्मी की 2 टीमें बनती है, आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन। उसमें मेरा फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ, बड़ी खुशी हुई। ये क्या है रेड और ग्रीन, मतलब कैसे आर्मी divide कैसे होता है? इससे क्या होता है कि ये हमारी एक चैंपियनशिप होती है इंटर सर्विसेज, उसमें एक टीम एयरफोर्स की आती है, पूरी एयरफोर्स की, एक इंडियन नेवी की आती है, और इंडियन आर्मी की 2 टीमें आती है, आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन। आर्मी रेड बेस्ट टीम होती है, उसके बाद आर्मी ग्रीन होती है। मेरा आर्मी ग्रीन टीम में सिलेक्शन हुआ। जैसे फाइनल जब सिलेक्शन होने लगा तो कोच ने ऐसे मेरे को, कोच या सीनियर प्लेयर मतलब इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया कि आपको पता लग जाता है कि यार सिलेक्शन का टाइम है, फाइनली आप टीम में जाने वाले हो, आपकी पूरी साल की मेहनत है, आप पूरे साल अच्छा खेल रहे हो, जब लास्ट का टाइम आया तो इग्नोर करना होने स्टार्ट हो गए हो। आप अच्छा शॉट मार रहे हो, आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोच वगैरह कोई भी नहीं बोल रहा है। अगर गलत होगा तो अब गलत होगा तो आप पे सारे टूट के पड़ रहे हैं। तो मेरे को लगने लगा यार ये तो काम तो खराब हो गया भाई। कोई एक पॉलिटिक्स में फंस गया। कोई सीनियर प्लेयर आगे 1-2 बोल रहा है, पुनिया यार तुम अच्छा खेल रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करना। यार ये नेक्स्ट टाइम तो बहुत बुरा शब्द है ये। नेक्स्ट टाइम अगले साल तक ये घुटने सलामत हैं, शोल्डर सलामत है, क्या है हम है नहीं है, नेक्स्ट टाइम किसको पता है। तो मैं ट्रैक पे बैठ के रोया। जो वहाँ पे शाम को मैं रात को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता वहाँ बैठ कर रोया कि यार भगवान, मैं बात कर रहा था अपने आप ही, किससे कर रहा पता नहीं, यार मैंने ऐसा क्या बुरा किया यार, तुम मेरा सिलेक्शन कर रहा है, मैं अच्छा कर रहा हूँ फिर भी, पर भगवान ने सुनी, मेरा सिलेक्शन हो गया। नहीं पता कि मेहनत जब करते हैं ना, रिजल्ट ज़रूर आते हैं, चाहे मतलब थोड़ा टाइम लग जाए। कहते हैं ना कि सीखा हुआ और की गई मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाते। देखो ना, इस मेहनत की बड़ी बात ये है कि देखो क्या सिचुएशन बनती है कि आजकल सारे कोई बोलते हैं। देखो मैंने कुछ एक टाइम के अंदर अच्छा नाम हो गया हैंडबॉल में, उसके लिए मेरे जो कोचेज हैं, मेरे जो सीनियर प्लेयर हैं, सभी को थैंक यू बोलता हूँ मैं। हाँ, कोई बोलता है ये कैसे ऊपर पहुँच गया, कोई कुछ बोलता है, मतलब जितने मुँह उतनी बातें होती हैं, परंतु वो मेरे को पता है, मेरे जो दोस्त हैं उनको पता है। मेरे को इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया मेरे फ्रेंड थे नितिन और नीरज, जम्मू कश्मीर से। वो एशियन गेम खेल गया 2014 का। जब वो पास बैठ के बता रहे हैं, कुछ बात बोल रहे हैं कि यार हम एशियन गेम में गए यार, वहाँ पे इतना अच्छा था घूमने के लिए, ये किया हमने, वहाँ मैच खेले, वो टीम थी चेन्नई ताइपाई से खेले, कतर से खेले, ये खेले, मतलब उनकी बात सुन के लग रहा है यार। मैं उसको बोला, नीरज को बोला कि यार मैं नहीं खेल सकता क्या? बोला यार खेल सकता है, क्या करना पड़ेगा? बोला यार ये प्रैक्टिस करो, ये करो, यार कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद उनकी मोटिवेशन हुआ। हाँ, एक चीज़ है कि आज के टाइम है ना, सबसे बड़ा जो सिचुएशन है या इंसान को आगे बढ़ने के लिए जो उसका माहौल है, माहौल आगे बढ़ाता है। बिल्कुल ये है। हम अगर गंदे माहौल में तो हमारे को उस माहौल में डल जाएंगे। अगर हम अच्छे इंसानों में बैठोगे, अच्छे यारी दोस्तों में बैठोगे, तो जैसे कपड़े पहनने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल मेरा बहुत बदला है उनसे। बिल्कुल जैसे माहौल में रहते हैं वैसे ढल जाते हैं। तो अदर जो स्पोर्ट्स हैं, जैसे रेसलिंग है या फिर जैसे मतलब टेबल टेनिस है, या किसी और स्पोर्ट्समैन से मिलना होता है? हाँ, बहुत सारे मिलना होता है। जो अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं संदीप सिंह, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। लिक्कर सिंह बोलते हैं, हॉकी के बहुत बादशाह हैं। जब भी बाहर के टूर्नामेंट में जाते हैं तो मिलते हैं। एज ए फ्रेंड सानिया मिर्जा है, साइना नेहवाल है, बस बैठ के बात करते हैं, खाना खाते हैं। बहुत अच्छे रिलेशन है सभी के साथ। विनेश फोगाट है, भाई बजरंग पुनिया है, सुशील पहलवान जी हैं, योगेश वर्धन, बहुत सारे। तो अभी हम आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। जो लोग मतलब आर्मी में जाना चाहते हैं या स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, सिंगिंग में जाना चाहते हैं, मतलब हर एक किसी का अपना करियर चुनने का एक इंटरेस्ट होता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? देखो, आगे बढ़ने के लिए हर एक कोई प्रयास करता है, हर एक कोई सोचता है कि यार मैं आगे बढ़ूँ, अपना नाम कमाऊँ। पर जो स्टार्टिंग का स्ट्रगल है ना, वो उस पर डिपेंड है, हम उस पर कितना निर्भर, मतलब कितना उस पर खरा उतरते हैं। देखो, आपको एक किस्सा बताता हूँ मैं। स्टार्टिंग की बात है, मैंने रागनी प्रोग्राम स्टार्ट किया, मतलब मैं साथ में जाता था। मैंने एक इलेक्शन के प्रोग्राम स्टार्ट किए। एक मनवीर गोदारा थे, महामंत्री भाजपा के, उनके इलेक्शन का एक दौरा करना था उन्होंने, परवाड़ा हल्के का।
तो मैंने उनसे कैसे कांटेक्ट करके फ़ोन पे मैंने उनसे बात की, सर प्रोग्राम कर देंगे आप? वो बोले कि हाँ करो। तो बोले कि 1100 रुपये एक दिन के। अच्छा, मेरे स्कूल में पढ़ता, मैं 9वीं 10वीं क्लास में, बहुत खुशी हुई यार, 1100 रुपये बहुत है उस टाइम, बहुत है। मैंने उनसे बात की, उसके जो चाह था भाई प्रोग्राम का, मैं रात को कभी मटके वाला बुला रहा हूँ, कभी किसको बात कर रहा हूँ, वैसे सिचुएशन पूरा सेट करके रागनी तैयार कर रहा हूँ, क्या क्या गानी है। मैंने सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे जाना था, कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं, जल्दी भाग दौड़ करके सारे इकट्ठे कर लिए। 200 रुपये मटके वाला लेगा, 300 हारमोनियम वाला लेगा, ऐसे करके मतलब मेरे को 300 रुपये बचने, 300 रुपये मेरे को बचने थे। मैं बड़ा खुश, 300 रुपये के चक्कर में मैंने इकट्ठे करके अकेला मैं गाने वाला, घर से खाली पेट चला गया। इलेक्शन के प्रोग्राम कैसे होते हैं भाई, आपने गाने, मैंने 2 गांव में रागनी गाई, कम से कम 10 रागनी होगी 2 गांव में ही। रागनी में आपको पता बहुत जान लगती है, बिल्कुल। जो पेट में कुछ था नहीं, खाली पेट अकड़ गया पूरी तरह। ऐसे मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे को ये पता यार 300 रुपये बचने हैं। ठीक बात है। और जो बाकी जिनको मैं लेके आया रिक्स लेके, उनको भी देने में कहाँ से दूंगा। सही बात है। वो बड़े स्ट्रगल थे, कैसे कैसे गया, मतलब कैसे टाइम पास वहाँ से चीज़ों, अगर जैसे किसी को हमारे को दिक्कत आती है ना, उससे हम सीखते हैं लाइफ में आगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो जो हमारे कई बार ऐसा होता है ना कि कई घटनाएं घटती हैं, उस टाइम हो सकता है मैं रोना आता हूँ, लेकिन जब वो समय गुजर जाता है तो उन चीज़ों पे हंसी आती है, उन पलों पे हंसी आती है। सर ना, अगर हम अपने जीवन में कुछ स्ट्रगल करते हैं ना, स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो मेरे को ना, जैसे किसी ने एक हमारे सीनियर प्लेयर आए थे, कृष्ण भाई, 7 रोड गांव से थे, बहुत अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर हैं। एक बार ग्राउंड पे आए थे वो, तो उन्होंने बोला था कि जो आज चुके नए बच्चे जो इस चीज़ को सुनेंगे वो भी ध्यान करना। वो हमारे को बोला कि भाई सबके नाम की ना एक लड़की भगवान ने बना रखी है, अपने आप मिल जाएगी सभी को, अभी आप अपना फोकस एक जगह रखो। मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो फिर भी, कि ज़िंदगी में ना आदमी को एक बार प्रॉब्लम आती है, दुख सुख जिंदगी में आते रहते हैं। अगर हमने, मेरे को एक जो हमारे टीचर थे बताते हैं कि अगर आपने अभी दुख उठा लिए तो बाद में सुख लोगे, अगर आप अभी मजे करोगे बाद में आपको बहुत परेशानी होगी। मेरे बहुत सारे क्लासमेट हैं जो उस टाइम क्लास में पता नहीं क्या क्या मजे करते थे, आशिकीबाजी, घूमना फिरना, नशे करना, फुल, हम सोचते यार कितने मजे ले रहे हैं यार, पर आज के टाइम वो बहुत परेशान हो रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि अगर एक लाइन में कहा जाए तो बोला कि मेहनत और मुश्किलों से मत डरो। ठीक बात है, मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आप खड़े रहो, लगे रहो, तो मंजिल ज़रूर मिलती है। पता है, मेहनत, मैंने मेरी तरफ से एक वो बताई, मैंने बहुत सारे जो भी हमारे टीचर मिले, कुछ मन को पूछा कि हर एक कोई बोलता है मेहनत करो यार, मेहनत करो यार, पर मैंने कई बार पूछ लेता हूँ, कोई बोलता है यार मेहनत करो, मैं सर मेहनत का मतलब बताओ, मेहनत होती क्या है? मतलब मैं संतुष्ट नहीं हो पाया, मैंने बहुत सारों से पूछा सर मेहनत होती क्या है? बोला मेहनत करो। सर हम मेहनत तो करेंगे, मेहनत का मतलब तो बताओ क्या होती क्या है? जिस चीज़ का हमारे को मतलब पता नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? तो मेहनत के बारे में बात हुई, मेहनत हमने मेहनत का मतलब मेरे नज़रिए से क्या है कि जब हम कोई अपना टारगेट फिक्स करके उसके प्रति अपना ध्यान केंद्रित करके अपने सारे ऐशो आराम छोड़ के उसके प्रति किया गया कोई भी हार्ड वर्क, उसको मेहनत कहते हैं। शायद मेरी तरफ से ये नहीं, बहुत अच्छा है। बल्कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं, बोले मेहनत, लेकिन मेहनत करें कहाँ पे, किस वे में करें, वो थोड़ा सा लोगों के लिए कंफ्यूजन होता है। लेकिन ये इंटरव्यू देखने के बाद लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा बात करके, मज़ा आया। कोई ऐसा सवाल हो जो मतलब जिसका जवाब आप देना चाहते हो, मैं नहीं पूछ पाया? नहीं, सवाल नहीं, मैं एक और बात बताना चाहूँगा। देखो ज़िंदगी में ना दुख भी आते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है हमारे को। मेरे को एक बात याद है, जब हम हॉस्टल में थे सर, तो कुछ एक भाई थे, मतलब बिगाड़ने के लिए आपको बहुत मिलेंगे, कुछ ना कुछ बात बोलेंगे, ऐसे वो ऐसे बोलते थे यार, हमारा बॉडी वेट बहुत कम था स्टार्टिंग में, बोले यार बियर पियो वजन बढ़ता है इससे, आपको स्टार्टिंग में पिला भी देंगे, 2 दिन पिला देंगे, तीसरे दिन आपसे मंगवा लेंगे। ठीक बात। वो जो मेरे को बोल रहा था कि आप यार वो खाओ, बियर पियो, बॉडी वेट बढ़ जाएगा इससे, पर जो मेरे को बोल रहा था वो मेरे से भी कमजोर था। सलाह कौन दे रहा है? यार कोई अगर 70 80 90 किलो आदमी मेरे को बताए तो वह कुछ ध्यान में आएगी, तू मेरे से भी 10 किलो कम है भाई, तू मेरे को बता रहा है। मतलब गलत चीज़ नहीं। हाँ, एक और बात है कि देखो इंसान की लाइफ में बहुत सारी लकी चीज़ें आती हैं। जैसे मेरा जो लक है, मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ है प्रीति,
वो बहुत लकी साबित हुई मेरे लिए। उनके आने के बाद मेरा नेशनल में मेडल आया कंटिन्यू। लव मैरिज थी अरेंज? नहीं, अरेंज मैरिज। मेरे को तो घर वालों ने ऐसे रिश्ता पक्का करके और फिर फोटो भेज दिया, भाई मैं तो इसी तरह शादी रख दी इतनी तारीख को है। अच्छा, शादी रख दी डायरेक्ट? शादी रख दी इससे है। ठीक है, चलो अच्छा है इसमें। एक हाँ, अरेंज मैरिज के कई फायदे हैं। अभी कोई टेंशन कुछ भी नहीं है, अपना कोई कुछ नहीं बोल सकता, घर वाले अपने आप से मेंटल करते। ठीक बात है। अगर लव मैरिज में कहीं फंस गए, घर वाले बोलेंगे बुला के, भाई तेरा काम है ये। अभी सब चीज़ें सेटल है। चलो, मेरे को लड़की हुई, एक लड़की मेरे लिए और भी भाग्यशाली हुई। मैं एशियन गेम खेल के आया, बहुत अच्छी खुशी हो रही। तो चलो सोनिया साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, ठीक है, और एक अलग एक्सपीरियंस रहा नेचुरल जो है वातावरण में करके। फिर होगी आपसे मुलाकात जल्दी। आपसे भी बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। तो दोस्तों, आपने देखा कि अभी नवीन पूनिया जी के साथ हमारी बातचीत हुई, और इसी तरीके से हम आप लोगों को नए नए शख्सियतों से मिलाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बॉलीवुड ब्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगले इंटरव्यू में आप किसे देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, नमस्कार।